हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन डेस्क ईडीयू में। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है एक नए कोर्स जिसमें आपने अभी अभी एडमिशन लिया है, और वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी, है ना। बैचलर ऑफ फार्मेसी की अगर हम बात करें, इसमें बेसिकली अगर इस बार का पूरा सिलेबस उठा करके देखेंगे तो काफ़ी अपडेट कर दिया गया है। आप अगर अपने सीनियर से बात करेंगे, उनका सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी अपडेटेड है आपका जो सिलेबस है। आज जो सब्जेक्ट हम उस फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री BP106T। ओके, जो कोड है BP106T, इस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसमें सबसे पहले हम टॉपिक की बात करें कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती क्या है, कौन कौन सी डिफरेंट टेक्निक्स हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, आज बस हम इस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, बेसिकली कुछ इस तरीके से आप फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को डिफाइन कर सकते हैं। उसमें जो मेजर 4 पॉइंट्स आपको देखने हैं, जैसे सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, देन क्वांटिफिकेशन, प्योरिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल। अगर इन्हीं वर्ड्स को, इसके साथ साथ एक और आप इसमें वर्ड ऐड कर लीजिए जो कि है सेपरेशन। ओके, ये 5 वर्ड्स अगर आप अपनी डेफिनेशन में ऐड करते हैं तो आपकी डेफिनेशन एकदम एक्यूरेट होने वाली है। देख लेते हैं कैसे अलाइनमेंट करेंगे आप। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। ओके, एक सीरीज है, प्रोसेस की एक क्या है, सीरीज है, अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई, डिटरमाइन, क्वांटिफाई एंड प्यूरिफाई एंड सब्सटेंस एंड ऑल्सो सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन और मिक्सचर। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक मिक्सचर है, उसे कंपोनेंट में आप कैसे सेपरेट करेंगे, उस बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। और डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। ओके, सो हमें क्या करना है, बेसिक से अगर हम डिस्कस करें तो हमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आइडेंटिफिकेशन करना है कि गिवन सैंपल में किस तरीके के सब्सटेंस प्रेजेंट है, क्वांटिफाई करना है जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी क्या है। ठीक है, देन प्योरिटी टेस्टिंग, जो सैंपल आपको दिया गया है वो कितना प्योर है। देन क्वालिटी कंट्रोल, हमें ये भी देखना। और साथ ही साथ जो मिक्सचर्स हैं लाइक A+B और +C, ऐसा कोई आपको सोल्यूशन दे दिया गया तो इनको A, B और C को आप किस तरीके से सेपरेट करेंगे, ये भी हम देखने वाले हैं आगे जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस एंड स्कोप्स हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को आपने डिफाइन कर लिया, डिफाइन करने के बाद में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या इनके स्कोप हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, ड्रग सेफ्टी। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस इंश्योर द ड्रग सेफ्टी। देन ड्रग एफिकेसी, कोई ड्रग, देखो अगर ड्रग कोई प्योर है तो एफिकेसी भी उसकी ठीक होगी, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड से मिलती हुई होगी। सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस गारंटी करेक्ट थेराप्यूटिक डोज इन ईच टैबलेट एंड कैप्सूल। ऐसा नहीं है कि कोई एक टैबलेट, सपोज करो पैरासीटामोल कोई 500 mg मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है, पंच हो रही है, तो जितनी भी टैबलेट पंच होंगी उसमें जो API का कंटेंट होगा वो 500 mg ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वेरी करे, किसी में 400 हो जाए। अगर ऐसी कभी सिचुएशन अराइज होती है तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के थ्रू हम उसे क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। देन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, जितनी भी आप देखेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ड्रग मैन्युफैक्चर करनी है। और वो डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड होता है फार्मास्यूटिकल जब हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस आप एकदम बेसिक से ऐसे समझ लो कि किसी चीज़ के बारे में जांचना, ओके, किसी चीज़ को चेक करना। मैंडेटरी फॉर IP यानी इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड सो ऑन। देन मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू QC, क्वालिटी कंट्रोल। अब इसमें देखेंगे बैच टू बैच कंसिस्टेंसी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्शन है बैच टू बैच होना चाहिए। देन स्टेबिलिटी टेस्टिंग, जो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो भी मैन्युफैक्चर हो रही है उसकी हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है। और वो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होगी किस तरीके से, तो वो भी होगी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से ही। ओके, मॉनिटर ड्रग डिग्रेडेशन ओवर सेल्फ लाइफ। देन काउंटरफिट डिटेक्शन, काउंटरफिट डिटेक्शन यानी जो फेक ड्रग हैं, ओके, जो ड्रग मार्केट में लाइक कोई एक स्टैंडर्ड ड्रग आ रही है और उसी के नाम से कोई एक दूसरी ड्रग कोई दूसरी कंपनी बना करके बेचने लग जाए जो कि काउंटरफिट हो, ठीक है, तो उस तरीके की ड्रग को प्रिवेंट करने के लिए मार्केट में हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट देयर आर
अ चार्ट, ओके, जो कि दिखा रहा है कि किस तरीके की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है, कितनी कितनी टेक्निक्स होती हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो 4 तरीके से यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। 4 तरीके में आप सबसे पहला जो देखेंगे वो है क्लासिकल मेथड, देन फिजिकल मेथड, देन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, देन बायोलॉजिकल मेथड। अब अगर आप देखें क्लासिकल मेथड, क्लासिकल यानी जो आपके थोड़े से स्टैंडर्ड और जो पुराने से मेथड हैं, जो काफ़ी पहले टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, से वो है क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड्स को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। सबसे जो पहला है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा है ग्रेविमेट्रिक। इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को हम टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस भी हम कहते हैं। सो आगे हम देखेंगे कि अभी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है, हम आगे देखेंगे। देन फिजिकल मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्टिकल रोटेशन, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। इंस्ट्रूमेंटल मेथड की अगर हम बात करें, इसका मतलब ये इस तरीके की एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट्स 3 भागों में कैटेगराइज किए जाते हैं बेसिक से, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो क्रोमेटोग्राफी, देन यहां पर दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये कुछ 3 मेथड हम इसमें देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल एसे। बायोलॉजिकल एसे की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल मेथड्स की अगर हम बात करें, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम कोई एक एसे या फिर एनालिसिस कर रहे हो, तो इन सब के बारे में आइए थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं कि किस तरीके से आप इन एनालिसिस को, इन टेक्निक्स को एलाबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिकल एनालिटिकल टेक्निक्स की। इसे हम वेट केमिकल मेथड भी कहते हैं। वेट केमिकल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम का यूज़ कर रहे हैं हम। अब आप देखेंगे जो क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल मेथड आर ट्रेडिशनल एनालिटिकल टेक्निक दैट रिले ऑन केमिकल रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी टू एनालाइज फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस के यहाँ सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो मेडिसिन है, ठीक है, मेडिसिन्स, विदाउट द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट में अभी आप देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है उसमें जैसे NMR है, IR है, UV, ये सारी चीजें आएंगी। तो हम देख लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक, इसे अभी हमने कैसे कैटेगराइज किया था, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। हालांकि ये भी टाइट्रेशन का ही पार्ट है, बट ये थोड़ा सा अलग है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि थोड़ा सा अलग इससे क्यों है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से इसलिए कहा गया, अगर आप थोड़ा सा इस संदर्भ में समझेंगे तो इस पूरी प्रक्रिया में आप पाएंगे कुछ इस तरीके से। एक आपको इंस्ट्रूमेंट अभी देखने को मिलेगा, जब आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस तरीके का एक आपको ग्लासवेयर देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं ब्यूरेट, ओके, कहते हैं ब्यूरेट, और इसे हम कहते हैं कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक हम सब्सटेंस फिल करते हैं, एक वो हम सोल्यूशन फिल करते हैं जिसे हम बोलते हैं टाइट्रेंट, टाइट्रेंट, ओके। और यहाँ पर जो सब्सटेंस होता है उसे हम बोलते हैं एनालाइट। हालांकि कई बार ये अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है, इसका वहाँ पर एनालाइट और यहाँ पर टाइट्रेंट भी हो सकता है। और इंड पॉइंट को जांचने के लिए, पता करने के लिए यहाँ पर हम इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटर का भी यूज़ करते हैं। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर यानी इंडिकेट करना किसी चीज़ को। अभी मैं बताऊँगा कि किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। तो ध्यान से अगर आप समझोगे तो इस एनालाइट को, एनालाइट वो सब्सटेंस है जिसकी हमें एनालिसिस करनी है, वो सब्सटेंस जिसकी हमें एनालिसिस करनी है। और टाइट्रेंट वो सब्सटेंस है जिसकी हेल्प से एनालिसिस करनी है, या फिर इसे हम स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। इसकी एनालिसिस करनी, इसकी हेल्प से एनालिसिस करनी है। और वो जो एनालिसिस हो गई है उसका एंड पॉइंट कैसे डिसाइड होगा, तो वो एंड पॉइंट ये इंडिकेटर आपको दिखाता है। क्लियर है? तो सपोज करो कि किसी एक सब्सटेंस की एनालिसिस में यहाँ से टाइट्रेंट 15 ml यूज हो गया। कितना यूज हो गया? 15 ml। तो क्योंकि लिक्विड यूज हुआ तो क्या हुआ, वॉल्यूम कितना यूज हुआ? वॉल्यूम यूज हुआ बेटा 15 ml। दैट्स व्हाई इसे हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एनालिसिस में वॉल्यूम का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? वॉल्यूम का यूज हो रहा है। अब आप समझिए जरा। और टाइट्रोमेट्रिक कहते हैं क्योंकि ये जो मेथड इसे हम कहते हैं टाइट्रेशन। डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द वॉल्यूम। ध्यान से देखो, मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद द एनालाइट
इससे रिएक्शन में ये कितना यूज हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ है, इसी को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की अगर हम बेसिक सी बात करें तो इसके कुछ टाइप्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है एसिड बेस टाइट्रेशन। सबसे पहले क्या है? एसिड बेस टाइट्रेशन। तो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, इन सबको एक एक करके थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास? मैंने आपसे अभी कहा ये है ब्यूरेट, ठीक है, ये ब्यूरेट आपको लैब में ही दिखाई जाएगी, डोंट वरी। और अगर इसकी बात करें तो एक इस तरीके का आपको एक ग्लासवेयर देखने को मिलेगा जिसे हम कहें कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। और इस कोनिकल फ्लास्क में जनरली हम एनालाइट को लेते हैं। एनालाइट कौन सा सब्सटेंस है? वो सब्सटेंस जिसकी हमें एनालिसिस करनी है। और यहाँ पर जनरली हम टाइट्रेंट को लेते हैं, टाइट्रेंट या इसी को हम स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। अब ध्यान से समझो कि एसिड बेस एनालिसिस होती क्या है। इस पर्टिकुलर केस में अगर ये एसिड होगा, अगर ये एसिड होगा तो फिर ये बेस होगा, ओके। और इसी का वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर ये बेस होगा तो फिर ये एसिड होगा, ओके। ये क्या होगा? एसिड होगा। जस्ट बिकॉज जो एनालिसिस है, जो टाइट्रेशन है, वो एसिड और बेस के बीच में हो रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या कहते हैं इसे? एसिड बेस टाइट्रेशन। और जो इंडिकेटर यहाँ पर यूज होते हैं उन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। देन रिडॉक्स टाइट्रेशन, सेम टाइट्रेंट एंड एनालाइट के बीच में जो रिएक्शन होगी, इसमें एक का यानी अगर टाइट्रेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारा एनालाइट है उसका रिडक्शन होगा। और अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो जो हमारा एनालाइट है उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर है? क्या होगा? ऑक्सीडेशन। वहीं पर हम अगर कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन की बात करें तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज़ है और आगे इसे हम बहुत डीप में भी पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका टाइट्रेंट है, इधर समझिए, मान लेते हैं ये ब्यूरेट है और यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में एनालाइट है, यहाँ पर टाइट्रेंट है, ओके। और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दें। क्या बनाएं? कॉम्प्लेक्स। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स बना दें तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटल्स। किस लिए यूज किए जाते हैं? फॉर द मेटल। देन द नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में जब रिएक्शन हो और रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पर बॉटम पर, ध्यान से आपको समझना है, बॉटम पर कोनिकल फ्लास्क के बॉटम पर एक इनसॉल्युबल सॉलिड मास एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, पीपीटी लिखते हैं, प्रेसिपिटेट। फुल फॉर्म होता है इसका प्रेसिपिटेट। तो किसी टाइट्रेशन में टाइट्रेंट और एनालाइट के बीच में रिएक्शन होने के बाद अगर कोनिकल फ्लास्क के बॉटम पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, जो यहाँ पर आपका दिया गया है। इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ओके। और जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है बेसिकली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ हैलोजेंस, ओके, हैलोजेंस के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एसे ऑफ एस्पिरिन यूजिंग NaOH एज टाइट्रेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया। देन द नेक्स्ट वन इज ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट वन इज ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन। देखो ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन सेम है, यहाँ पर भी एक टाइट्रेंट होगा, एक एनालाइट होगा, लेकिन होगा क्या? एनालाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ऐसे समझो, ध्यान से समझो, मैं आपको इधर समझाता हूँ। ये आपके पास एक ब्यूरेट है और मान लेते हैं हम ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं इस तरीके से। ये एनालाइट है हमारा और यहाँ पर हमारा टाइट्रेंट है, ओके। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट करने के बाद में आपको ध्यान देना है, रिएक्ट करने के बाद में इसके बॉटम पर एक इनसॉल्युबल सॉलिड मास बनेगा। तो आप ये कहेंगे सर ये तो फिर प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेट बन गया ना, तो ये प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो गया। लेकिन नहीं, इसका मेथड थोड़ा सा अलग है। करते क्या है, ये जो प्रेसिपिटेट बना, इस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर आउट कर लेते हैं
और फिल्टर आउट करने के बाद में इसे हम ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद में फिर हम इसे वे करते हैं और वे करने के बाद में फिर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। दैट्स वाई कि ये इससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कहीं भी इसका वॉल्यूम यूज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर क्या यूज किया जा रहा है, ये जो प्रेसिपिटेट आया है इसकी वेइंग करी जा रही है। क्या की जा रही है, वेइंग करी जा रही है। ओके, दैट्स वाई कि ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से थोड़ा सा अलग है। देख लीजिए कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ एन एनालाइट is determined by converting into stable pure compound and measuring its mass, या फिर उसे हम कहेंगे वेट। क्या प्रोसीजर होगा, ध्यान से देखो। एनालाइट प्रेसिपिटेट होगा, उसे हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद में उसे हम ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद में उसे हम फिर वे कर लेंगे। और यहीं पर एग्जांपल में जो दिया गया एस्टिमेशन ऑफ बेरियम एज बेरियम सल्फेट लॉस ऑन ड्राइंग टेस्ट फॉर द टैबलेट। ओके, सो बेसिकली बेरियम का इससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो फिजिकल मेथड्स आपके दिए गए हैं, सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था जो चार्ट था हमारा वो फिजिकल मेथड थे। फिजिकल मेथड यानी किसी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, ये सारी चीज़ें जब हम डिटरमाइन करते हैं तो वो किस में आते हैं, फिजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस में आती हैं। किस में आती है, फिजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, या फिर इन्हें फिजिकल मेथड ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स भी हमने कहेंगे। ठीक है, डिफाइन कैसे करेंगे, फिजिकल मेथड रिले ऑन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ध्यान से समझो। फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, ओडर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, अच्छा जब भी आप कहीं भी, क्योंकि अभी आप नए नए हैं, तो जब भी आप कहीं भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस पढ़ेंगे इसका मतलब बात हो रही है मेडिसिन की। ओके, किसकी बात हो रही है, मेडिसिन की बात हो रही है। सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, विस्कोसिटी विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। आपको ध्यान देना होगा, अगर मैं इसकी बात करूं जो हमने यहाँ पर पढ़ा, तो इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे एसिड और बेस, यानी NaOH एक बेस है और ये मान लेते हैं HCl से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा, तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, बट यहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पैरामीटर दिया गया है, जो सबसे पहले एनालिटिकल टेक्निक दी गई वो है मेल्टिंग पॉइंट, और शॉर्ट फॉर्म में इसे MP करके भी लिखते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का सबसे पहले इंपॉर्टेंस समझो। आपको अगर ये चीज़ें याद रहती हैं वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद रहती है तो आप मतलब समझो सिर्फ चीज़ों का कि इसे पढ़ना क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस है क्यों। मेल्टिंग पॉइंट की बेसिक सी बात करें, जैसे यहाँ पर आपको एस्प्रिन दी हुई है, एस्प्रिन आपने खाई होगी। ठीक है, इसका तो ऐड भी बहुत अच्छे से आता था, ऐसे पीते तो सीधे सर में चढ़ती थी, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हो जाएगी पेट में ही आपकी। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ है 135 to 136, इतना होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब सपोज करो आपने लैब में एस्प्रिन बना दिया, लैब में क्या बनाया, एस्प्रिन बना दिया, और आपने कहा अब हमें इसे चेक करना है कि एस्प्रिन बना या फिर नहीं बना। तो सबसे पहले जो प्राइमरी चीज़ है जो बहुत सस्ते में हो जाती है, वो आपने कहा कि अब हम इसका मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, और आपने मेल्टिंग पॉइंट निकाला और मेल्टिंग पॉइंट रह गया 89 डिग्री सेंटीग्रेड। होना कितना चाहिए था एक्चुअल में, 135 to 136 के आसपास, या 130 पे अगर पहुंच जाता तो हम लगभग मान लेते कि इम्प्योरिटी है, लेकिन वो बन चुका है। बट कितना आया, 89। इसका मतलब ये होगा कि हमने जो पैरामीटर जो एनालिसिस करके फाइंड आउट करा कि जो आपने कंपाउंड सिंथेसाइज किया था एस्प्रिन, वो अभी सिंथेसाइज नहीं हुआ है, लेकिन आपने सिंथेसाइज किया और मेल्टिंग पॉइंट निकाला और वो मेल्टिंग पॉइंट 133 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये देखो कितना क्लोज है, बहुत पास में, 133 135 हम कहेंगे ऑलमोस्ट जो आप बना रहे थे लैब में वो बन गया है। देन ऑप्टिकल रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय ऑप्टिकली फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। देखो ऑप्टिकल रोटेशन का बेसिक सा मतलब है, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड घुमाते हैं, यानी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कुछ होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जो क्लॉकवाइज घुमाते हैं उन्हें कहते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उन्हें कहते हैं हम लीवो रोटेटरी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो मतलब है PPL, उसका मतलब यूनी डायरेक्शनल लाइट, एक डायरेक्शन वाली लाइट। जो यहाँ पर रूम में लाइट अभी जल रही है, जो आप जहाँ बैठे हो वहाँ जो लाइट जल रही है, वो मल्टी डायरेक्शनल लाइट है, यानी उसे ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। और उसे प्रिज्म से गुजार कर जब एक डायरेक्शन वाली लाइट हम निकालते हैं और फिर ये किसी सब्सटेंस से जब पास कराई जाती है, तो या तो वो ये इधर की तरफ रोटेट कर जाती है थोड़ा सा, या तो वो थोड़ा सा इधर की तरफ रोटेट कर जाती है। तो अगर
घड़ी की डायरेक्शन में घूमती है तो उसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में नहीं एंटी क्लॉकवाइज घूमती है उसे कहते हैं हम लीवो रोटेटरी। ओके, जैसे ग्लूकोज के लिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव ऑप्टिकल रोटेशन दे रखा है +52.7, इसी तरीके से अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग दे रखा है। कोई आप एक एग्जाम्पल याद करिए, विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। जैसे हम डेंसिटी की बात करते हैं तो जब आप पानी या फिर दूध कुछ भी ऐसे लीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है, 1 लीटर हमेशा 1 किलो के बराबर नहीं होता है। जैसे HCl की हम बात कर लें, कॉन्सनट्रेटेड HCl, अगर कॉन्सनट्रेटेड HCl को आप 1 लीटर लेते हैं तो वो निकलता है 1.18 kg, ठीक है, ऐसे। तो इसकी ये डेंसिटी है। उसी तरीके से HCl H2SO4 है, उसकी डेंसिटी कुछ अलग होगी। H2SO4 लाइक समवेयर अराउंड 1.83 के आसपास होता है, ठीक है, ऐसे। देन विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंट टू फ्लो। जितना ज़्यादा विस्कस सब्सटेंस होगा उतना वो कम फ्लो करेगा, यानी रेजिस्ट करेगा फ्लो को। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बोथ आर इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट। एग्जांपल के लिए लिक्विड पैराफिन विस्कोसिटी उसका यहाँ पर दे रखा है, ग्लिसरीन की आगे डेंसिटी दे रखी है, और HCl की डेंसिटी आप यहाँ से, और H2SO4 की डेंसिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे बेटा जो फिजिकल पैरामीटर्स थे या फिजिकल मेथड ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी के टाइम पे सबसे डोमिनेटिंग तरीके से यूज़ किया जा रहा है, वो है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड। क्या है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अब देखो जरा, इंस्ट्रूमेंटल मेथड की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाएगा। अब किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट, तो मैंने आपको शुरू में बताया अलग अलग तरीके से इंस्ट्रूमेंट। जैसे यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी दे रखा है, आगे क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पढ़ेंगे, फिर हम और भी एक मेथड है वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटल मेथड की, यानी कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाएगा। इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस। दे आर फास्टर, मोर सेंसिटिव एंड मोर एक्यूरेट देन क्लासिकल मेथड, या फिर जो आपने अभी फिजिकल मेथड पढ़े उनसे ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। और अच्छा, एक्यूरेट होने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर दे रखा है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिक से आप पहले समझ लो, ठीक है। अभी आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है अभी बस आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं आपको पता करना है। तो अगर हम बात करें, देखो यूवी में अगर बात करें तो इसमें बेसिकली हम जो मेज़र करते हैं वो लैम्डा मैक्स मेज़र करते हैं, ठीक है। हर एक ड्रग का अपना एक इंडिविजुअल लैम्डा मैक्स है। जैसे यहाँ पर जो ड्रग दे रखी है आपका पैरासीटामोल, और उसका जो लैम्डा मैक्स दे रखा है वो 243 नैनोमीटर दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से कोई दूसरी ड्रग होगी तो उसका एक अपना लैम्डा मैक्स होगा, तीसरी ड्रग होगी उसका एक अपना यूनिक लैम्डा मैक्स होगा। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड के साथ मैच करके पता कर सकते हैं जो आपकी ड्रग है जिसकी आप एनालिसिस करने जा रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी वो स्टैंडर्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कोई इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है जो आपको यहाँ पर ड्रग दी गई। सपोज आपने कोई एक ड्रग बनाई जिसे आप कह रहे हैं कि मैंने ना पैरासीटामोल बनाया, और अगर आपने लैम्डा मैक्स निकाला इतना नहीं आया, इसका मतलब आपके पैरासीटामोल में या आपके द्वारा बनाए गए कंपाउंड में कहीं ना कहीं कोई इम्प्योरिटी है, ठीक है। देन IR, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं इसको हम। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक सा जो काम है आप अभी ऐसे ही समझ लो कि ये फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के काम आता है। अब आप सबको होपफुली फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप सबको पता होगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी इसमें नहीं पता करना। NMR की अगर बात करें, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसकी हम बेसिक सी बात करें कि ये यूज़ होता है टू फाइंड आउट द टाइप एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड कार्बन। ओके, इनके टाइप और नंबर, कितने टाइप के प्रोटॉन है नहीं H+, कितने टाइप के प्रोटॉन है और कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है और कितने टाइप के कार्बन और कितने कार्बन उसमें प्रेजेंट है। बेसिकली इस काम के लिए ये यूज़ किया जाता है। फ्लेम फोटोमेट्री की अगर बेसिक सी बात करें तो एटम इन फ्लेम इमिट और एब्जॉर्ब लाइट कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ यूज फॉर द मेटल एनालिसिस। बेसिकली ये मेटल एनालिसिस के लिए यूज़ किए जाते हैं ये फ्लेम फोटोमेट्री भी। इसमें क्या करते हैं जो एटॉमिक, और इसी के साथ में दिया हुआ है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड में अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी पहले आप समझो कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट। ओके, जो मिक्सचर बना हुआ है, सपोज एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में मान के चलते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस D और ये एक सोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर फिल्ड है। अब अगर इन्हें सेपरेट करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो टेक्निक दे रखी है वो है क्रोमेटोग्राफी। इसके थ्रू आप इन्हें A, B, C और D को सेपरेट यानी अलग अलग कर सकते हैं। और इसी क्रोमेटोग्राफी में आपको बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स मिलेंगी। तो क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक, पहले यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक इन विच द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, कंपोनेंट कौन है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है। यहाँ पर देखिए तो कितने टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट है, 4। इन चारों कंपोनेंट को क्या करना है, अलग अलग करना है। कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब बात आती है कि ये क्या चीज़ है, ये मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सेपरेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंट माइग्रेशन ऑफ कंपोनेंट। स्टेशनरी फेज का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे जो स्टेबल रहे, ठीक है, स्टेशनरी फेज क्या है, जो स्टेबल है। और मोबाइल फेज जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका स्टेशनरी फेज, और जो मोबाइल फेज है जिसमें मूवमेंट हो, ठीक है, ये कैसे होगा, तो इसके भी आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अभी अभी आप नए नए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इसके डीप में नहीं जाना है, बस आप समझ लो कि स्टेशनरी फेज क्या होती है और मोबाइल फेज होती क्या है और कितनी तरीके की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है। तो जो सबसे पहले दी हुई है वो है TLC, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो भी स्टेबल रहेगी। जैसे आप पहले समझ लो जरा, कुछ इस तरीके से आपको एक प्लेट मिलेगी और इसके ऊपर एक लेयर होगी, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर एक लेयर होगी, क्लियर है। और ये जो लेयर होगी इसे ही हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। सिलिका जेल की होगी ये लेयर, किसकी होगी, सिलिका जेल, सिलिका जेल जी की लेयर होगी, इसे कहते हैं स्टेशनरी फेज। फिर एक मोबाइल फेज होगी जो कि बेसिकली लिक्विड होगी, जो इसके ऊपर रन करेगी उस, और जो मूवमेंट करती है उसे कहते हैं मोबाइल फेज। तो TLC, देन हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, देन गैस क्रोमेटोग्राफी, और इसी के साथ में पेपर क्रोमेटोग्राफी, आप चाहो तो लिख लो पेपर क्रोमेटोग्राफी, और अगर आप यहां पर चाहें तो लिख ले कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बस बेटा इनके आपको नाम याद रखने हैं, बस आपको पता होना चाहिए क्रोमेटोग्राफी से क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के लिए यूज होती है और उनके आपको ये नाम पता होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी आपको डीप में बहुत ज़्यादा नहीं अभी जाना है। देन नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रो प्लस केमिकल, ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रो प्लस इलेक्ट्रो एनालिटिकल जो मेथड है यहाँ पर। सो इसमें हम क्या देखेंगे, बेसिकली इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड या इन्हीं को इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड भी कहते हैं। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल यानी कोई भी एक केमिकल मैटर। ओके, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उस इंटरेक्शन से क्या क्या रिजल्ट आएंगे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की अगर हम बात करें, मेजर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वोल्टेज, करंट, कंडक्टेंस and impedance of the solution to determine the concentration or identity of the analyte solution या फिर analyte। कितनी तरीके की यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड हो सकते हैं। एक है पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, कंडक्टोमेट्री, वोल्टेमेट्री, ठीक है, ऐसे कई सारे मेथड होते हैं। पहले आपके सिलेबस में जब सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस हुआ करती थी तो इसमें ये सब हमें डीप में पढ़ने थे, लेकिन अभी के लिए आपके सिलेबस में ये तीनों ही चीज़ें एकदम हटा दी, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है अभी के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बस आपको इनके नाम अच्छे से पता होने चाहिए। सो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड मेजर द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक वोल्टेज, current, conductance and impedance of the solution to determine the concentration or identity of the analytes। पोटेंशियोमेट्री की अगर बात करें तो ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ओके, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन अ सोल्यूशन।
और इसमें दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, एक रेफरेंस और एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। कंडक्टोमेट्री की बात करें बेसिकली कंडक्टेंस का यूज किया जाता है। कंडक्टेंस यानी अभी आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं, बट 1G = 1/R, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट। ठीक है, किसी सोल्यूशन की किसी भी कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे, तो रेजिस्टेंस जितना कम कंडक्टेंस उतना ज़्यादा। ओके, 1/R। देन पोलैरोग्राफी की बात करें, पोलैरोग्राफी बेसिकली जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है उस पर बेस्ड होता है। ठीक है ना, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड पे बेस्ड है। इसमें क्या करते हैं, मेजर करंट एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज बेस्ड ऑन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एट ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ये भी आपके सिलेबस से अब रिमूव कर दिया गया है, तो बस आपको क्या करना है, इनकी नाम आपको पता होने चाहिए, दैट्स इट। देन द नेक्स्ट वन इज बायोलॉजिकल मेथड। ओके, बायोलॉजिकल मेथड की अगर हम बेसिक सी बात करें तो बायोलॉजिकल मेथड कहाँ है, इसमें मैंने आपसे शुरू में ही बताया, बायोलॉजिकल मेथड आर एनालिटिकल टेक्निक दैट यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर बायोलॉजिकल सिस्टम और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक एंटीबॉडी एंजाइम। ठीक है, टू डिटरमाइन द पोटेंसी, प्योरिटी और आइडेंटिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, इनका मतलब है मेडिसिन। इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो किस तरीके के हो सकते हैं, सबसे पहले बायो एसे। बायो एसे की अगर हम बात करें, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ ड्रग बाय कंपेयरिंग। बायो एसे ऐसे समझो, क्या चीज़ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिल रही है। जैसे अभी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर बायो एसे की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल सिस्टम से क्या मिल रहा है, जैसे इंसुलिन एसे यूजिंग रैपिड ब्लड ग्लूकोज मेथड, ऑक्सीटोसिन पोटेंसी यूजिंग यूट्रस ऑफ रेट। ओके, सो उसी तरीके से डिफाइन भी करा गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ ड्रग बाय कंपेयरिंग इट्स इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म टिश्यू टू स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। और उसके कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि इंसुलिन का ऐसे यूजिंग रैपिड ब्लड ग्लूकोज मेथड। देन माइक्रोबायोलॉजिकल या फिर माइक्रोबियल ऐसे यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस टू determine the potency of the antimicrobial substance based on the zone of inhibition। zone of inhibition अभी के लिए आप ऐसे समझिए कि ये एक तरीके से कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो आप ड्रग दे रहे हैं कितने माइक्रोब्स को किल कर रही है। ठीक है, उस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एसे ऑफ द पेनिसिलिन यूजिंग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। विटामिन B12 यहाँ दिया गया है, लैक्टोबैसिलस पे हम करते हैं, और इसी को कहते हैं कप प्लेट मेथड। अभी के लिए आप ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आगे ये साबित होगा। इम्यूनो एसे, इम्यूनो एसे की बेसिक सी बात करें, अगर आपने कोरोना टाइम पे, हालांकि आप छोटे छोटे रहे होंगे, बट कोरोना टाइम पे अगर आपने देखा होगा तो तुरंत ना ऐसे यहाँ पर कुछ डाला और तुरंत बता दी कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव है। सो एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पर बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, बहुत तेजी से, बहुत हाईली स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव होता है, तुरंत ही रिजल्ट आपको दिख जाएंगे। मेजर ड्रग प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। इसके लिए जो है दिया हुआ है एलाइजा, एलाइजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ओके, एलाइजा फॉर द डिटेक्शन HIV, रिया फॉर डिजॉक्सिंग सीरम लेवल। ठीक है, लेवल्स, प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो आती हैं तुरंत ही आपको रिजल्ट वहाँ भी मिल जाते हैं। वाइडली यूज इन द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। देन देयर इज अ कंपैरिजन टेबल। जितने भी आपने अभी तक जितने मेथड आपने पढ़े उनमें क्या क्या कंपैरिजन है उनका, जैसे कि प्रिंसिपल क्या है, सेंसिटिविटी कैसी, स्पेसिफिसिटी कैसी, कॉस्ट कैसी, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इन सब का क्या किया है मैंने, एक समराइज एक टेबल बना दी है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं, इस टेबल को याद करने में आपको लगभग कीजिए ये टेबल और यहाँ जो मैंने आपको एक ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ, दो चीज़ें आपको याद करनी है, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, बस आपको डिफाइन करना है इंस्ट्रूमेंट, यानी जब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं जरा टेबल। तो सबसे पहले अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, जो क्लासिकल मेथड है उनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, बट फिजिकल मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कहीं भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। इंस्ट्रूमेंटल की अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड में अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल हैं, इलेक्ट्रिकल है, रेडिएशन है। अच्छा, जो मैंने आपको अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करी थी, अगर आप यहाँ पर आएँ,
मैंने आपसे यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करी तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर हम देखें तो होता क्या है, या जितने भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल मेथड में स्पेक्ट्रोस्कोपी दी हुई है कि जो आपका मैटर है, मैटर यानी जो आपका सिंपल है, इसमें सपोज सिंपल है, ये रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट हो करके किस तरीके की रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देन रेडिएशन सिग्नल्स याद रखें। बायोलॉजिकल की अगर बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में या फिर एंटीबॉडी के साथ में, एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन होती है उसके साथ में उसका प्रिंसिपल है। सेंसिटिविटी की बात करें, देखो ये इसमें क्या होता है ना, अगर जो एनालिस्ट है उसने सही से नहीं देखा तो रिजल्ट आपका वेरी कर जाएगा। तो ये बहुत ही लो टू मॉडरेट है सेंसिटिव, ये मॉडरेट है, ठीक है। बट अगर इसकी बात करें इंस्ट्रूमेंट, मैंने अभी आपसे कहा था ये डोमिनेट भी कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वेरी हाई। और वहीं पर अगर इसकी हम बात करें ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। देन स्पेसिफिसिटी की अगर बात करें यानी रिजल्ट कैसा आएगा, लो तो नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा, ये डिपेंड करता है जो एनालिस्ट है वो उसे कितना नॉलेज है। देन फिजिकल की अगर बात करें तो मॉडरेट है, और वहीं पर अगर हम इसकी स्पेसिफिसिटी की बात करें इंस्ट्रूमेंट की तो ये बहुत ज़्यादा हाई है, यानी ये जो बताएगा ऑलमोस्ट एक्यूरेट चीज़ें बताएगा, और ये भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। देन टाइम रिक्वायर्ड की अगर बात करें तो देखो इसमें दिया हुआ आवर्स में, यानी कई घंटे लग सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा होगा, जैसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी वगैरह अगर आप कर रहे हैं, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक की अगर हम बात करें यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जो घंटे यहाँ पर दिए गए तो घंटे तो नहीं लगते, बट हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। फिजिकल मेथड ये कुछ ही देर में हो जाता है, मिनट्स। और वहीं पर अगर इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात करें तो ये भी मिनट टू आवर्स में हो जाता है, बट आवर्स नहीं लगते, कुछ मिनटों में इसके रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। बट हाँ जब आप क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो क्रोमेटोग्राफी में अगर आप कॉलम वगैरह करने लगे तो वो कई घंटे लग सकते हैं, आवर्स या फिर डे। देन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लो कॉस्ट होता है, 2 केमिकल लिए और तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ये भी लो कॉस्ट होगा। बट इसमें जब इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा हाई है, और ये भी बहुत ज़्यादा हाई होती है कॉस्ट इसकी। एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइट्रेशन ऑफ HCl किसके साथ करेंगे तो NaOH यानी बेस के साथ करेंगे तो एक तरीके का एसिड बेस टाइट्रेशन हो जाएगा। इसमें मेल्टिंग पॉइंट है, इसमें HPLC, UV, NMR, क्रोमेटोग्राफी और यहाँ पर इंसुलिन बायोएसी के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। फार्माकोपिया या फिर फार्माकोपियल यूजेस, प्राइमरी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी टेस्ट, एसे पोटेंसी ऑफ द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। ओके, तो ये कई सारी चीज़ें थी जो कि एक कंप्लीट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, किस तरीके की से कंपाउंड की एनालिसिस हम करेंगे और कौन कौन सी टेक्निक्स का हम यूज़ करेंगे, वो मैंने आपसे डिस्कस करा। और ये कुछ यहाँ पर समरी दी गई है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, कंप्लीट समरी जो मैंने अभी आपसे टॉपिक डिस्कस करा। फिर भी अगर आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको आंसर करूँगा। सो हम अब आगे डिस्कस करेंगे अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके, थैंक यू।